के बाद दिल छू लेने वाली कहानी। जतिन ट्रेन की जनरल बोगी में बस सीट पर सोया हुआ था। गाड़ी रुककर वापस चली तो अचानक उसकी नजर अपनी तलाकशुदा पत्नी दीप्ति पर पड़ी। पता नहीं कब वह उसके सामने वाली सीट पर आकर बैठ गई थी। 6 साल बाद वह उसे देख रहा था। वह बहुत कमजोर हो गई थी। उसने पुरानी सस्ती सी साड़ी पहन रखी थी। न माथे पर बिंदी और न गले में मंगलसूत्र था। तो क्या उसने अभी तक दूसरा विवाह नहीं किया? क्या अभी तक वह मेरी तरह अकेली ही है? जतिन ऐसा सोच ही रहा था कि तभी दीप्ति की नजर उस पर पड़ी। नजरें मिली तो जतिन दूसरी तरफ देखने लगा। फिर पता नहीं जतिन के दिमाग में क्या आया कि वह सीट से नीचे उतर आया और दीप्ति के पास बैठे लड़के से कहा कि वह ऊपर वाली सीट पर चला जाए। लड़का मान गया। तब जतिन दीप्ति के पास बैठ गया। बैठते ही जतिन बोला, कैसी हो? दीप्ति ने नजर ना मिलाते हुए खिड़की की तरफ देखते हुए बोला कि मैं ठीक हूँ, और आप? जतिन बोला, मैं ठीक हूँ और जबलपुर जा रहा हूँ। त्योहार होने के कारण रिजर्वेशन सीट नहीं मिली, इस कारण जनरल बोगी में आना पड़ा। तुम कहाँ जा रही हो? वह बोली, मैं जबलपुर जा रही हूँ। माँ वहीं बड़े भाई के पास ही हैं, बीमार है इसलिए मिलने जा रही हूँ। काफी देर दोनों चुप रहे। फिर जतिन बोला, एक बात पूछूं? दीप्ति ने आंखों से ही पूछा, क्या? जतिन संकोच करते हुए पूछा, अभी तक शादी क्यों नहीं की? वह कुछ नहीं बोली, मगर जब जतिन ने दोबारा नहीं पूछा तो दीप्ति ने पूछा, आपने की है शादी? जतिन ने भी बिना बोले ना में गर्दन हिला दी। फिर काफी देर तक दोनों चुप रहे, मानो एक दूसरे को परख रहे थे। डिब्बे में कुल्फी बेचने वाला आ गया था। जतिन बोला, खाओगी? दीप्ति ने ना में सिर हिला दिया। जतिन ने रिक्वेस्ट करते हुए फिर पूछा, खा लो यार, तुम्हारे साथ मैं भी खा लूँगा। जानता हूँ तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी कुल्फी है। वह थोड़ा मुस्कुराई तो जतिन ने महसूस किया कि वह अपनी आंखों से बहने वाले आंसुओं को समेटने का प्रयास कर रही है। 5 साल उसके साथ रहा था। जब वह अपने आंसुओं को समेटने का प्रयास करती थी तो ऐसे ही मुस्कुराया करती थी। जतिन दूसरी तरफ देखने लगा तो दीप्ति चुपके से अपनी आंसुओं को पोंछने लगी। फिर वह सहज होकर बोली, एक शर्त पर खाऊंगी। जतिन बोला, क्या शर्त है? तो दीप्ति बोली, पैसे मैं दूंगी। जतिन कुछ नहीं बोला। फिर दीप्ति ने 2 कुल्फियाँ खरीद ली और एक कुल्फी जतिन को देते हुए बोली, अब मैं भी कमाने लगी हूँ, एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हूँ, महीने के 10,000 मिलते हैं। कुल्फी खाते हुए जतिन बोला, तलाक के समय कोर्ट के आदेश पर मैं तुम्हें 30 लाख रुपए दे तो रहा था, अगर ले लेती तो अपना स्कूल खोल लेती। जानता हूँ तुम बहुत स्वाभिमानी हो, इस जमाने में पैसे के बिना कुछ नहीं होता। वह हंसकर बोली, अगर ले लेती तो अपने ज़मीर को क्या जवाब देती? तो ये ज़मीर रोज कहता कि जिसे छोड़कर आई हो उसी के सहारे पल रही हो। जतिन बोला, तुम बहुत अच्छी हो, मायूस हो। ये एहसास तुमसे तलाक लेने के बाद मुझे हुआ। तुम यकीन नहीं करोगी, मैं बहुत बदल गया हूँ। पीना बिल्कुल छोड़ दिया है, गुस्सा बिल्कुल नहीं करता। अब मैं किसी को नीचा दिखाने की कोशिश भी नहीं करता। जो तुम्हें बहुत बुरा लगता था वो सब बुरी आदतें मैंने छोड़ दी हैं। वह उदास होकर बोला, अब क्या फ़ायदा? जब मैं मना किया करती थी तब आप मेरी एक भी बात नहीं सुनते थे। आपके कारण मैं हमेशा टेंशन में रहती थी। इसी कारण मुझे 2 बार गर्भपात भी हुआ, वरना आज मेरी भी 2 बच्चे होते, एक 8 साल का और एक 6 साल का होता। कहकर वह रो पड़ी। बच्चों की बात पता चली तो जतिन के भी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह पुरुष था तो आंसुओं को पलकों तक पहुंचने से पहले ही पी गया और बोला, कभी कभी लगता है मैं बहुत बुरा आदमी हूँ। मैंने कभी रिश्तों की कद्र नहीं की, उसी की सजा आज झेल रहा हूँ। बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। अब माँ भी नहीं रही। माँ के ना होने पर
दीप्ति को बड़ा दुख हुआ और बोली, माँ को मैं भली चंगी छोड़कर आई थी, उनको क्या हो गया था। इस बार जतिन भावुकता बस अपने आंसुओं को नहीं रोक पाया और बोला, वह तुम्हें हर दिन याद करती थी, बोलती थी बहू को वापस घर ले आओ। मैं उन्हें कैसे समझाता कि तलाक के बाद बहुएं वापस घर नहीं आती। फिर दोनों के बीच चुप्पी छा गई थी। जबलपुर आ गया था, स्टेशन आने वाला था। जतिन बोला, वापस कब आओगी। दीप्ति बोली, आज रात यहीं रुकूंगी, कल की सुबह की ट्रेन से वापस जाऊंगी। फिर वहीं खड़ी हो गई। जतिन भी खड़ा हो गया और पूछा, कितने बजे वाली ट्रेन से वापस जाओगी। दीप्ति बोली, हम गरीब लोग हैं, रिजर्वेशन नहीं करवा पाते, जनरल डिब्बे में सफ़र करते हैं, इसलिए जो भी ट्रेन मिलती है टिकट लेकर चढ़ जाते हैं। इतना कहकर वो नीचे उतर गई। जतिन अपना सूटकेस संभालता हुआ उसके पीछे लपकता और बोला, अगर मैं रिजर्वेशन की 2 टिकट ले लूं तो मुझे पता है कि तुम मेरे साथ नहीं चलोगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ सफ़र करना चाहता हूँ। जनरल बोगी में ही चलूँगा। बताओ कितने बजे यहाँ मिलोगी। दीप्ति ऑटो में बैठते हुए बोली, 9 बजे यहाँ मिलूँगी। फिर उसके देखते देखते ऑटो आंखों से ओझल हो गया। जतिन जबलपुर 2 दिन के लिए आया था, मगर दीप्ति का साथ पाने के लिए उसने अपना शेड्यूल बदल लिया। उसने जल्दी से अपने बिजनेस का काम पूरा किया और अगले दिन सुबह 8:30 बजे ही स्टेशन पर आ गया। दीप्ति 9 बजे की जगह 10 बजे स्टेशन पहुंची और बोली, आप अभी तक यहीं पर हो। मैं सोच रही थी कि आप चले गए होंगे। ठीक है, जतिन बोला, मैं तुम्हारा भी टिकट ले आता हूँ। अब 30 रुपए के टिकट के लिए कुछ कहना मत। दीप्ति हंसते हुए बोली, अभी ट्रेन आने में आधा घंटा है, चलो तब तक कुल्फी खाते हैं, पैसे मैं दूंगी, हिसाब बराबर हो जाएगा। इतना कहकर वह फिर मुस्कुराती। वह जब भी मुस्कुराती थी जतिन की नज़र उसके चेहरे पर ठहर जाती थी। फिर दोनों ने कुल्फी खाई और तब तक ट्रेन आ गई और फिर से नया सफ़र शुरू हो गया। मगर इस बार इस सफ़र में कुछ खास था। जतिन कुछ कहने के लिए तिलमिला रहा था, मगर डर भी रहा था कि वह मना कर देगी तो। जतिन नोटिस कर रहा था कि दीप्ति बड़े भाई के घर से नई साड़ी पहनकर आई थी। नई साड़ी में बहुत सुंदर लग रही थी। खिड़की से आ रही ठंडी हवा के झोंकों से दीप्ति के ललाट पर लटकी बालों की एक लड़ी झूम रही थी। उसे ऐसे देखकर जतिन के दिल में एहसास होता है कि ये औरत कभी उसकी जिंदगी में थी, मगर मैं इसे संभाल कर नहीं रख पाया। जतिन की मन स्थिति से अनजान दीप्ति बोली, क्या हुआ, आप गुमसुम से क्यों हो? दोस्त बनकर ही सही कुछ बात तो कर लो। जतिन बोला, मुझे दोस्ती नहीं चाहिए। दीप्ति को झटका सा लगा। बोली, फिर क्यों, मेरे साथ सफ़र करने के लिए उतावले थे आप? जतिन बोला, मुझे तुम चाहिए, हमेशा के लिए, जन्मों जन्मों के लिए, मेरे साथ हंसने के लिए, मेरे साथ रोने के लिए। वे इतनी जल्दी में ये सारी बातें बोल गया कि दीप्ति बस उसके मुंह की ओर देखते रह गई। वे आगे बोला, मैं गलत था, तुम्हारी कदर नहीं कर पाया, मगर तुम्हारे जाने के बाद मुझसे मेरी गलती का एहसास हो गया, मुझे माफ़ कर दो। वह रो पड़ा। दीप्ति चुप हो गई, बस उसके चेहरे की तरफ देखे जा रही थी। जतिन उसके दोनों हाथ पकड़कर बोला, मुझे माफ़ कर दो यार, मैं वादा करता हूँ अब कभी भी तुम्हारे आंसुओं की वजह नहीं बनूंगा, तुम जो कहोगी वही करूँगा, प्लीज़ लौट आओ। दीप्ति ने माथे पर से साड़ी थोड़ी सी पीछे सरकाई और बोली, इधर देखिए ज़रा। जतिन ने देखा दीप्ति ने मांग भर रखी थी। वह बोली, मैं जानती थी आप यही सब कहो। मैंने कल ही सोच लिया था कि अब अकेले चलने के दिन खत्म हो गए थे। मेरा हमसफ़र लौट आया है, अब आगे का सफ़र उसी के साथ तय करना है। थक गई हूँ मैं अकेले चलते चलते, कहते हुए वह अजीब सी मुद्रा में मुस्कुराने लगी। जतिन बोला, मैं जानता हूँ, जब तुम्हारा दिल रोने को होता है तब तुम ऐसे ही मुस्कुराती हो,
मत रोको इन आंसुओं को, इन्हें बह जाने दो, दिल हल्का हो जाएगा। इतना सुनते ही दीप्ति का संयम जवाब दे गया, फिर जोर जोर से रोने लगी। पूरे डिब्बे के लोग उन्हें देखने लगे, मगर दीप्ति ने लोगों की परवाह नहीं की। वे जतिन के कंधे पर सर रखकर रोती रही। कुछ देर बाद दीप्ति का गांव आ गया। गाड़ी कुछ पल रुकी, फिर चल पड़ी। दीप्ति को अब वहां उतरना ही नहीं था। जिंदगी में एक नया सफर फिर से शुरू हो गया। अब उसकी मंजिल मायका नहीं, पिया का घर था, जो वर्षों से उसके लौटने का इंतजार कर रहा था। वह अब भी जतिन के कंधे पर सर रखी थी, आंखें बंद कर मंद मंद मुस्कुरा रही थी, एक मासूम से बच्चे की तरह। दोस्तों, आपको आज की हमारी कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइए। पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।